everyone, welcome back. This is part 3 of thermodynamics. In this video we are going to discuss about the zeroth law, first law of thermodynamics. Okay, so let's start with zeroth law. Okay, zeroth law start करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था, in which PV is equal to RT. ठीक है, एक होती है रियल गैस इक्वेशन जिसमें क्या होता है P प्लस A एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस होते हैं, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं. ठीक है, ये रियल गैस के लिए होती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ zeroth law. सो इसको zeroth law क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो लॉ है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के बाद आया था, इसलिए इसको बोला गया. लेकिन ये जो है वो बहुत मतलब ये बेसिक्स था, इसलिए इसको zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है. तो थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ नहीं 4 लॉज हैं. ठीक है, सो दिस इज अ zeroth law. zeroth law क्या कहता है? अगर A एंड B इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर A एंड B इक्विलिब्रियम में है और B और C इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे A लिया, इसका टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस, और ये हमने लिया B, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी. हमें भी पता है हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर होती है. यहाँ पे ट्रांसफर होगी, यहाँ पे. ठीक है, एक टाइम पे क्या आएगा कि A और B, जो A है और B है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है. किसमें है? इक्विलिब्रियम में है. ओके, अब ना तो हीट A से B पे जाएगी, एक्चुअली में जाएगी, जितनी A से B पे जाएगी हीट उतनी ही B से A पे आ जाएगी. इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी पोजीशन में? थर्मल इक्विलिब्रियम में. कौन सा इक्विलिब्रियम है? कि इन दोनों में से हीट जो ट्रांसफर है इन दोनों में नहीं हो रहा. अब दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि zeroth law क्या है कि अगर A और B इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम या कोई भी इक्विलिब्रियम, ये A है, ये B है, ये C है, अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो C का भी अगर मतलब A और B इक्विलिब्रियम में है, B और C इक्विलिब्रियम में है, और A और C को भी अगर हम दोनों साथ में ले आए ना, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में ही होंगे. ठीक है, अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? थर्मोमीटर. क्या है एग्जांपल? थर्मोमीटर. ओके, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी रिएक्शन मिक्सचर लिया, इसको हीट किया. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. यहाँ पे हमने डाला थर्मोमीटर. ठीक है, हमने मान लो चेक करना है कि टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस हो. ये इसको किसको हीट कर रहा है? इस कंटेनर को हीट कर रहा है, इस बीकर को हीट कर रहा है. फाइन, इसको हम A मान लें, जो इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर है उसको B कर रहा है, और ये C थर्मोमीटर. जो भी अब इसको हीट करेगा, जो इसका टेम्परेचर होगा वही रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर होगा. ठीक है, जो भी इस बीकर का टेम्परेचर होगा, मतलब कि A और जो B है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर, और B और C मतलब जो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वही हमें थर्मोमीटर दिखाएगा. इट मीन्स B और C भी आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में है. ओके, B और C भी आपस में इक्विलिब्रियम में है. B और C, ये क्या है? B थर्मोमीटर, C क्या है?
थर्मोमीटर। ओके, और बी जो है वो क्या है, रिएक्शन मिक्सचर, और ए जो है वो क्या है, बीकर। इसका मतलब ये हो गया, जो बी का टेम्परेचर है वो सी का टेम्परेचर है, ठीक है, थर्मोमीटर। जो रिएक्शन मिक्सचर का है वही थर्मोमीटर दिखा रहा है। सेम इसका मतलब ये भी तो है कि जो बीकर का टेम्परेचर है, इस कंटेनर का टेम्परेचर है, वो थर्मोमीटर दिखा रहा है। अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि जो बीकर का टेम्परेचर है, बीकर और थर्मोमीटर भी तो आपस में इक्विलिब्रियम में ही हुए। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ, कि अगर बीकर और रिएक्शन मिक्सचर, जो बीकर का टेम्परेचर है वो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर है, और जो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है। सो इट मींस जो बीकर का टेम्परेचर है वही थर्मोमीटर का टेम्परेचर है। सो thermometer and beaker is also in the equilibrium. So this is the application of zeroth law of thermodynamics. So now we are going to discuss about first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. जो first law of thermodynamics है वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली चेंज इट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि हम जो एनर्जी है ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती रहती है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, it only changes its form from one form to another. इसकी this is the first equation कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। इट मीन्स जो एनर्जी है कोई भी सिस्टम की, ठीक है, वो क्या रहती है, कोई भी एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी यूनिवर्स की है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एनर्जी यूनिवर्स की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। कोई भी सिस्टम है, हमने इसमें कुछ भी लिया हुआ, रिएक्शन मिक्सचर लिया हुआ, गैस है, तो ये सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ये होता क्या है, ये क्या होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती है, अब जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, कोई मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इनकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इन सब का सम होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यूनिवर्स की क्या है, कांस्टेंट, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम की इंटरनल, यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की, और ये क्या है, सिस्टम, इसकी इंटरनल एनर्जी। ओके, यूनिवर्स की कांस्टेंट है, लेकिन सिस्टम की तो चेंज हो सकती है ना। अगर तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई सिस्टम की, तो यूनिवर्स की क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इस सिस्टम की डिक्रीज हुई, यूनिवर्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए तो हम पढ़ते हैं कि एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन। अगर
अगर इसकी कांस्टेंट रहती तो फिर तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो सकती थी। हम सिस्टम की जो एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, एनर्जी गेन और लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एनर्जी गेन कैसे हो सकती है, लॉस कैसे होता है, कि हम कैसे एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। उससे पहले एक और स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि वी कैन नॉट वर्क cannot be done without spending energy। इसका मतलब क्या है, कोई भी जब वर्क होगा, जब कोई भी वर्क होगा तब कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो स्पेंड होगी। ठीक है, हमें कोई ना कोई एनर्जी जो है वो यूज करनी पड़ेगी तभी कोई काम होगा। ठीक है, अब ये वर्क क्या है, ये वर्क क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। थर्मोडायनेमिक में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, गैसेस में। ठीक है, अब ये वर्क क्या होता है, जब भी कोई गैसेस एक्सपैंड होती है या कंप्रेस होती है। ठीक है, जब भी कोई गैस एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होते हैं, वो तब क्या होता है, वर्क डन होता है। एक्सपेंशन के केस में वर्क जो है वो नेगेटिव होता है और कंप्रेशन के केस में जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं सिस्टम की। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो डेल्टा यू, दिस इज आल्सो फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू। Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, और W क्या है, वर्क डन। W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब इंटरनल एनर्जी को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर कोई भी हम काम करें सिस्टम के ऊपर, ठीक है, और हम ये सिस्टम को क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें, तब हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस केस में देख रहे हैं कि एक्सपेंशन के केस में वर्क नेगेटिव कैसे है और कंप्रेशन के केस में वर्क पॉजिटिव कैसे है। और ये फॉर्मूला से याद रखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेंशन के केस में वर्क नेगेटिव और कंप्रेशन के केस में वर्क पॉजिटिव कैसे। हमने कोई भी सिस्टम कंसीडर किया, उसमें हमने गैस ली और ये है पिस्टन, गैस ली। ठीक है, गैस ली हुई है, ये वाला प्रेशर है P2 और ये प्रेशर है P1। बेसिकली अब प्रेशर क्यों आता है गैसेस में, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रही हैं, इनकी आपस में भी हो रही है कोलिजन्स, और ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हर गैस मॉलिक्यूल प्रेशर होता है। ये क्या है, बाहर वाला प्रेशर को हमने कंसिडर किया है P2। ठीक है, अब मैंने गैस क्या हुई, कंप्रेस्ड हुई, मैंने अब P2 जो है वो बड़ा ज्यादा कर दिया एज कम्पेयर टू P1, मतलब अब मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया ऊपर को, ऊपर की तरफ से, और P1 अब गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। ठीक है, गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी। क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, और P क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स अब मैंने P2 लगाया, किसके अगेंस्ट P2 लगा रही हूँ, P1 के अगेंस्ट लगा रही हूँ, P1 के अगेंस्ट लगा रही हूँ ना P1, तो यहाँ पे P1 जो होगा एक्सटर्नल होगा। ठीक है ना, अब मैं किसके अगेंस्ट वर्क कर रही हूँ, P1,
P1 अपना प्रेशर दे रहा है, मैं उसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रही हूँ, और यहाँ पे P जो हैगा क्या आएगा, P1। ओके, अब वॉल्यूम क्या है, ये इसका मान लो वॉल्यूम V2 था, इसका वॉल्यूम V1 है, तो क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम V1 माइनस V2। ओके, जस्ट इमेजिन अगर ये अगर 10 है तो V1 क्या होगा, 8 होगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस P1। V1 क्या है, 8, ठीक है ना, V1 क्या है, 8, फाइनल वॉल्यूम V1 है ना, इसको V2 करूं और इसको V1 करूं और इसको V2, ये फाइनल है, ये इनिशियल। V2 8, V1 क्या है 10, तो ये -2 आएगा, ये माइनस P1 है, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कंप्रेशन में केस में वर्क जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। ओके, हो क्या रहा है, हमने प्रेशर इंक्रीज किया, इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। कई मॉलिक्यूल्स पहले ज्यादा एरिया में थे, अब कम एरिया में आ गए, वो ज्यादा कोलिजन्स करेंगे, एक दूसरे किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, अब वो लेस वॉल्यूम में है, ठीक है, एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे, जिससे एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमने पहले देखा कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है। अब वर्क जो है वो क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ही हो रही है ना, बेसिकली वर्क क्या है, पॉजिटिव है कंप्रेशन के केस में। यहाँ पे हमने प्रेशर डिक्रीज किया, और सॉरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया, ये P2 इंक्रीज कर दिया P1 से, P2 जो है वो बढ़ गया ना पहले इनिशियल प्रेशर से, जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये इनिशियल प्रेशर था, और ये P2 डैश है, ये फाइनल प्रेशर है। जो P2 डैश है वो बड़ा है P2 से, ठीक है, पर जो V2 है वो लेस है एज कंपेयर टू V1। इससे हमें ये पता लगता है कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और इस केस में वर्क जो है वो पॉजिटिव आ रहा है कंप्रेशन के केस में। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन का केस। हमने कोई गैस मॉलिक्यूल कंसिडर किया, यहाँ पे P1 है प्रेशर, यहाँ पे P2 है, ठीक है, यहाँ पे हुई एक्सपेंशन, जब भी कोई सिस्टम काम करेगा तब वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब P2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए P1 से, P2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए P1 से, तभी तो वो क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। जस्ट इमेजिन हमने यहाँ पिस्टन लगाई हुई है, अगर P2 ज्यादा होगा P1 से तब होगी ना एक्सपेंशन, मतलब कि सिस्टम को कुछ काम करना पड़ेगा तभी वो एक्सपैंड करेगा, फिर यहाँ पे वो एक्सपैंड कर गया, ठीक है, एक्सपैंड कर गया। ये है P1, अब ये था P2, ये था P2 डैश, तभी एक्सपैंड किया, क्योंकि अब वॉल्यूम जो है, प्रेशर ऊपर वाला जो है वो डिक्रीज हुआ ना, P1 जो है वो, ये वाला P1 जो है वो कम हुआ होगा, और ये वाला P2 डैश ज्यादा हुआ होगा। इस केस में वर्क क्या होगा, वर्क क्या होता है, -P डेल्टा V, अगर ये V2 है ये V1 है। अब ये जो इसने किसके अगेंस्ट काम किया, P1 के अगेंस्ट ना, तो यहाँ पे P1 आया, इसके अगेंस्ट प्रेशर लगाया ना कि वो एक्सपेंड हो जाए, तो यहाँ पे डेल्टा V जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, V2 माइनस V1, और V2 जो है वो बड़ा है, V2 बड़ा है ना V1 से, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव आएगी, और ये ओवरऑल टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी।
मतलब वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू क्या है माइनस पी डेल्टा वी। अब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम अपनी एनर्जी यूज कर रहा है एक्सपैंड करने में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे खुद सोचो, यहाँ पे मोलिक्यूल्स कम एरिया में है, कम वॉल्यूम में, यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम में है, ठीक है। वहां पे प्रेशर भी कम लगा रहे होंगे, यहाँ पे अब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा। अब इनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम होगी, कोलिजन्स भी कम होंगी एज कंपेयर टू इस वाले सिस्टम में, ठीक है। वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, अब सिस्टम जो है वो खुद काम कर रहा है और इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं इंथैल्पी की। इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंथैल्पी। इंथैल्पी होता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एब्जॉर्ब होनी एट कांस्टेंट प्रेशर को उसको बोलते हैं इंथैल्पी, ठीक है। ये कैसे आएगा, हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अभी हमने देखा है जो डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है। यहाँ पे वैल्यू भर देंगे, डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी, यहाँ पे हो गया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ओके। अब हम कंडीशन लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू पी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं माइनस वी डेल्टा पी, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ले रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम इसको लिख सकते हैं क्यू पी डेल्टा यू, डेल्टा बाहर निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, पीवी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको पीवी लिख सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी, और यू प्लस पीवी किसके इक्वल होता है, एच की, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा एच। तो ये हो गया कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको बोलते हैं हम इंथैल्पी। सो इससे हम एक और रिलेशन भी लिख सकते हैं कि क्यूपी आया डेल्टा यू प्लस पीवी, है ना। मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने लिखा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो हम यहां लिख सकते हैं क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो विच इज इक्वल टू क्यूपी जो तो आ गया हमारे पास इंथैल्पी डेल्टा एच, क्यूपी तो डेल्टा एच होता है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि जो इंथैल्पी है डेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ओके। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ओके। इससे हमें ये भी पता लगता है ये
ये आ गया कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के। अब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ा था। W किसके इक्वल था, माइनस पी डेल्टा V के। अब कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, मतलब डेल्टा V जो है वो 0 होगा। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q के इक्वल आ गया। सो हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, किसके इक्वल आ गया, इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट, इसको हम क्यू वी भी लिख सकते हैं, क्यू वी। एक और डिस्कस करना रह गया था, हमने पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, ये पढ़ा था। अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, हमने बात कर ली, मैं बात करूं साइक्लिक प्रोसेस की, तब इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा। साइक्लिक प्रोसेस में हमने यहां से स्टार्ट, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन मीन्स इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। हमने स्टार्ट किया U1 यहां से और यहाँ पे आ गए, सेम पोजीशन पे है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, डेल्टा U क्या होगा, 0 होगा। इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे आ गए। इसका मतलब क्या है, अगर हम डेल्टा U को 0 कर दें, इसका मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। इट मीन्स एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, हीट एब्जॉर्ब्ड एट इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। जितना वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या कर देगा, वर्क डन कर देगा। तो इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसने इतनी हीट 10 जूल जो है वो हीट एब्जॉर्ब की, उतना ही वो काम कर दे, उतनी गैस में एक्सपेंशन कर दे, तो कोई भी इंटरनल एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन साइक्लिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द absorbed is equal to work done by the system। बस हमने यही बात याद रखनी है, अगर तो सिस्टम ने हीट ली, अगर हीट ली, हीट एब्जॉर्ब की, तो वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हीट उसने दी, मतलब कूलिंग हुई, तब वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब कि अगर कंप्रेशन हुआ तब पॉजिटिव आएगा, अगर एक्सपेंशन हुआ तब नेगेटिव। ये इस केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसके वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम है। सो ये हमें इस यूनिट, इसका हमने पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। सो कि एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव होता है, कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव वर्क होता है। हीट एब्जॉर्ब अगर सिस्टम करे पॉजिटिव, अगर हीट रिलीज करे तो नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।